हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 5। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि अमेरिका को इतना कोट किया गया और इंडिया को इतना कोट किया गया है तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ, यदि आप लोग अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों को दो चीज़ याद होना चाहिए। सभी अल्फ़ाबेट के A से लेके Z तक के नंबर याद होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अमेरिका का कोड इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये अमेरिका का कोड दिया हुआ और ये इंडिया का कोड इतना दिया हुआ है। और आपको कनाडा का लिखना है CANADA, कनाडा का। ठीक है, तो हमें देखना है कि C का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है। तो C का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो मैं 5 लिख दीजिए। A का वैल्यू लिखा हुआ है 1, तो A का वैल्यू 1 लिख दिया और बचा A का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद N बचा, यहाँ सेकेंड में N है तो N का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है और D का वैल्यू यहाँ पर 9 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें 51, 81, 91 ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय A है और 25 का अभिप्राय B है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब है 26 का मतलब यहाँ पर A दिया हुआ है, ठीक है, और 25 का वैल्यू यहाँ पर B दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वैल्यू 1 होता है और B का वैल्यू 2 होता है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ये अपोजिट लेटर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट लेटर का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आपको 18 है, तो 18 का उल्टा होता है 9, तो 9 का वैल्यू होता है I। उसके बाद ये 19 का S होता है, इसका उल्टा H हो जाएगा, ठीक है, इसका H हो जाएगा। 22 का होता है 5 हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं E लिखते हैं। उसके बाद ये 12 जो कि ये होता है L और इसका अपोजिट हो जाएगा O हो जाता है यानी 15। तो ये कोई भी कंट्री का नेम नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं कोई और ऑप्शन चेक करता हूँ। हम ऑप्शन अब C चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब हो जाता है हमारा K 11 होता है। 26 का मतलब Z होता है और 16 का मतलब P होता है और 13 का मतलब M होता है, ठीक है। तो K का उल्टा क्या होता है, P होता है। उसके बाद Z का अपोजिट A होता है, P का उल्टा क्या होता है, K होता है और M का उल्टा N होता है। तो ये भी हमारा नहीं है। अब हम चेक करने वाले हैं ऑप्शन B चेक करने वाले, ठीक है। तो 13 का मतलब M होता है, 22 का मतलब V होता है, 11 का मतलब होता है, 11 का मतलब K होता है, 26 का मतलब Z होता है और 15 का मतलब ये हमारा O है, ठीक है। 15 का मतलब O होता है, इसका L हो जाएगा। अब M का उल्टा N, V का उल्टा E, K का उल्टा P और ये Z है तो Z का उल्टा A होता है और L O, ठीक है। L का मतलब होता है 12 और N का मतलब कितना होता है, N का मतलब हो जाएगा हमारा ये N हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया नेपाल भी नहीं है, ये नेपाल नहीं है, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा ये 15 का मतलब O होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट L हो जाएगा जो कि नेपाल बन गया। ये क्या बन गया, नेपाल हमारा एक कंट्री नेम बन गया जो कि ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। तो ये है नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। मैंने क्या बताया है, यदि कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्लस करेंगे, यदि धीरे धीरे संख्या कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, और ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमने गुना होगा। यहाँ ये 1 है, 9 है, 18 है, 28 है। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ही 8, यहाँ पर ही 9, यहाँ पर 10, इसका मतलब नेक्स्ट 11। इसमें 11 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 1 3, यानी 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। इसमें आपको पहचानना है कौन सी गलत संख्या है। तो 1 किसी का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 11 का क्यूब इतना होता है, लेकिन 342 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं होता। इसका मतलब कि 342 गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना है। ये आपको बॉक्स में नंबर दिया हुआ, आपको बताना है कि इसमें ये कैसे फॉलो हो रहा है। जैसे एक चीज़ याद रखना है कि इधर में आ रहे हैं तो संख्या ज़्यादा है, ठीक है, लास्ट में इधर भी चेक कर सकते हैं। एक बार हम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, एक बार वर्टिकल चेक करेंगे। तो 42 में अगर हम 23 घटाएंगे तो 37 नहीं आएगा, 42 में 23 जोड़ेंगे तो भी हमारा 37 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या करते हैं कि ये 42 में से अगर हम 38 घटा देते हैं, 42 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम इसमें 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी हमें बीच में 44 आ गया है। ठीक है, बीच में 44 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करना और एक बार वर्टिकल चेक करना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये बीच वाले को जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 42 में अगर हम 38 घटाएंगे, 42 माइनस 38, तो आपको कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, और इसमें 11 से गुना कर देंगे तो हमें 44 आ गया। मैंने इस प्रकार से चेक किया तो एक फॉलो हो गया। उसी प्रकार से 28 में से अगर 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी फॉलो हो रहा। उसी प्रकार से 39 में से अगर 37 घटाएंगे तो 2 आएगा, और गुने 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। 5 का अगर स्क्वायर हम लेते हैं, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। सबको जोड़ेंगे तो हमें इतना आने वाला है नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और बताने वाला हूँ। ये 9 में हम अगर 5 से गुना करेंगे, 9 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद ये जो बीच में 3 था ना, वो 3 सिर्फ आगे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 6 में 10 से गुना करेंगे तो 6 दहाइयाँ 60 हो जाएगा, और ये बीच वाला 4 यहाँ पर चिपका देना है। उसी प्रकार से 7 में 11 से गुना करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, और आगे 5 चिपका देना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो मान के चलिए कि परिणीता यहाँ पर खड़ा है, उत्तर दिशा में जाती है, तो फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा,
दोबारा से दाईं ओर मोड़ती है तो उसका दोबारा यहाँ पर हो जाती है, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, तो इसका बाईं ओर इधर हो जाएगी। तो ये अब कौन सा डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा पूरब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो मान के चलिए कि वो यहाँ पर खड़ा है, तो पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है तो बाएं इधर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है, इसका बाएं इधर हो जाती है और चलना जारी रखती है। तो अब वो किस दिशा में जा रही है? इधर का मतलब हो जाता है उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ये आपको वेन डायग्राम बताना है। जैसे धातु है, कांच है, बर्तन है। जैसे ये अगर बर्तन है, ठीक है, अगर ये बर्तन है तो बर्तन जो होता है वो कुछ धातु के भी होता है और कुछ कांच के भी होता है, ठीक है। बर्तन तुमने देखा ही होगा कि बर्तन कभी कांच का भी होता है तो कभी धातु का ही होता है। तो इस प्रकार से जो डायग्राम होगा वही मेरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। मालवाहक गाड़ी, ट्रक, वैन, ठीक है। तो वैन का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, तो ये वैन आ गया। तो वैन के अंदर ट्रक आ जाएगा और मालवाहक, दोनों के दोनों वैन ही है। इसका मतलब इस प्रकार से जो डायग्राम होगा वही मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो भी वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहला है मेरा सभी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी है। तो सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, एक ही सर्किल में सभी आ जाते हैं, तो वो सभी का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ कुछ वाले, कुछ कुछ, ठीक है। कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से चैन की तरह काट देंगे। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें जितना भी सर्किल होगा कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी के सभी सर्किल एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। पहला है सभी गुलाबी फूल हैं, सभी गुलाबी यानी सभी वाला हो गया। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। अब आपका डाउट है कि इसमें कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड चिपका होगा वो छोटा हो जाएगा। तो सभी वर्ड गुलाबी से, तो ये गुलाबी हो जाएगा और ये फूल हो जाएगा। उसके बाद है कि सभी फूल सुगंधित है, तो इस बार फूल जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा और ये सुगंधित हो जाएगा। अब इस प्रकार से एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ सुगंधित फूल हो जाएगा और कुछ फूल गुलाबी हो जाएगा, कुछ सुगंधित गुलाबी हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो वो सिर्फ सभी के लिए होता है। तो नीचे निष्कर्ष है कुछ फूल गुलाबी है, कुछ फूल गुलाबी है। नीचे से ऊपर गया कुछ वाला तो सही है। कुछ सुगंधित फूल है, ये भी सही है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही हो जाता है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है मेरा सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कथन है सभी मैट कोयर, मतलब सभी मैट है तो ये मैट हो जाएगा और ये कोयर हो जाएगा। एम से मैट, के से कोयर, और सभी कोयर जूट है तो ये जे फॉर जूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही होगा। जैसे कुछ जोयर ये कोयर हो जाएगा और कुछ कोयर मैट हो जाएगा, फिर ये वाला ये हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, ठीक है। सभी जूट कोयर है तो ये सभी जूट कोयर नहीं हो जाएगा, ठीक है। नीचे से सभी वाला नहीं होता, इसका मतलब पहला गलत है।
सभी मैट जूट है। तो सभी मैट जूट है, ये बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। निर्णय करें कि कौन सा कथन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयन हैं, वह उन्हें सबसे छोटे से लंबे के क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी में से सबसे लंबा क्रेयन कौन सा, मतलब सबसे लंबा। तो पहला कथन है एल, जी और डी से लंबा है, मतलब ये जो एल है वो जी और डी से लंबा है, जो लंबा रहेगा वो ऊपर रहेगा। बी एल से लंबा है, इसका मतलब है कि बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्स जी से छोटा है, एक्स जो है एक्स जी से छोटा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा बी है। तो हमारा आंसर लाने के लिए तीनों कथन बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तीनों कथन को मिलाने से हमारा आंसर प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को, तब जब समय 21 बज रहा हो तो घंटे की सुई के अक्षर पर क्या होगा। ठीक है, 21 बजने का मतलब समझ में आता है, 21 का मतलब 9 बज रहा है। ठीक है, इस प्रकार से 9 बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 है, तो 1 को m किया, 2 को n किया। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ जाना 3 4 5 6 7 8 9। तो ये m है, n o p q r s t u हो जाएगा, यानी यहाँ पर u आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था, सुबह 6 बजे घड़ी को क्या किया गया, सेट कर दिया गया। 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है। 1 मिनट में कितना सेकेंड बढ़ जाता है, 5 सेकेंड अधिक चलती है। तो दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा, यानी 6 बजे सुबह ठीक किया गया था और दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर को 2 बजे आने में कितना लगा, 7 8 9 10 11 12 1 2, कितना लगा, 8 घंटा लगा, इसको 8 घंटा लगा। ठीक है, और 1 मिनट में 5 बढ़ता है, यानी 8 घंटा को हम बदल लेते हैं 60 मिनट में, यानी 8 छक्का 48, 480 मिनट हो जाएगा। मिनट में देखा जाए तो 480 मिनट हो जाएगा, 480 मिनट हो गया। उसके बाद 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है, 5 सेकेंड, तो 480 मिनट में 5 सेकेंड बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इतना सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसको मिनट में बदलना होगा तो ये 60 से भाग देंगे, 0 से 0, 6 से भाग देंगे तो ये 8 बार में, यानी 8 5 40, यानी 40 मिनट जो है वो 8 घंटा में बढ़ जाएगा। तो टाइमिंग 2 है, लेकिन 40 मिनट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी टाइमिंग हमारा हो जाएगा 2:40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी कथन और निष्कर्ष वाले कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कि सभी बसें कारें हैं, तो सभी वाला है, तो ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनता है, जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ वो छोटा हो जाएगा, बी से बस हो जाएगा, सी से कार हो जाएगा। सभी, अब लिखा हुआ है सभी जलयान, जितना भी जलयान है वो कारें हो जाएगा, यानी जलयान इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कार के अंदर आ जाएगा, सभी जलयान कारें हैं। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, सभी कारें जलयान हैं। तो सभी कारें जलयान नहीं होगा, क्योंकि सभी कारें जलयान नहीं होगा, क्योंकि कार बड़ा है और जलयान छोटा है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। उसके बाद सभी बसें कारें हैं, तो सभी बस कार बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी आपको कथन भी दिया हुआ, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो रेखाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होती है। एक हमारी होती है वर्टिकल, वर्टिकल इस प्रकार से होती है। एक होती है हमारी तिरछी लाइन, ठीक है, तिरछी लाइन बोलते हैं जिसको इनक्लाइंड रेखा बोलते हैं, वो इस प्रकार से होता है। यही 3 रेखाओं की मदद से आप कोई भी आकृति को बना सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा 1 हुआ, 2, 3, 4 हुआ। हॉरिजॉन्टल में मेरा 4 हो जाएगा। वर्टिकल इसमें 1 भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल सीधा लाइन है नहीं इसमें। अब तिरछी लाइन चेक करते हैं। ये 1, 2, 3, 4 इधर से हो गया। 4 के बाद इधर से 5, 6, 7, ठीक है। 7 हमारा इसमें हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसमें टोटल 3 लाइन होती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने क्या बताया कि एक होती है हमारी, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है इंक्लाइन लाइन। यही 3 लाइन होती है। यही 3 लाइन की मदद से आप बना सकते हैं कोई भी आकृति। एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और ये हमारा तीसरा हॉरिजॉन्टल, ये 3 हो जाएगा। वर्टिकल 1, 2, इसमें 2 हो जाएगा। इंक्लाइन रेखा देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 4, 3, 7, 2, 9, टोटल कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए अक्षर का उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर वाले वस्तु नीचे आ जाती है। अगर इसका जल प्रतिबिंब करना होगा तो इसका जल प्रतिबिंब इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट यही है कि ऊपर वाले वस्तु नीचे आ जाती है और नीचे वाली वस्तु ऊपर चले जाती है। सिर्फ बदलता है ऊपर और नीचे बदलता है, दाएं बाएं इसमें नहीं बदलता है। जो दाएं होगा वो दाएं साइड रहेगा, जो बाएं साइड है वो बाएं साइड रहेगा। जैसे ये जेड है तो जेड हमारा दाएं साइड है, तो जेड हमारा दाएं साइड ही रहेगा। तो ये बाएं साइड आ गया तो ये होगा नहीं। उसके बाद ये जेड सेम का सेम है तो सेम का सेम तो रहेगा नहीं। अब आपका डाउट है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये 9 है, अगर ये 9 इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, जो कि इसमें नीचे का नीचे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया है, जल प्रतिबिंब ऊपर और नीचे बदलता है, दाएं वाला दाएं साइड में रहता है, बाएं वाला बाएं साइड में रहता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इतना कि पार्श्व दर्पण छवि क्या होगा। पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब दर्पण इस प्रकार से खड़ा रहेगा, ठीक है। पार्श्व का मतलब इस प्रकार से दर्पण खड़ा रहेगा। तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये सेलेस है। इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब लिखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये लेफ्ट वाली वस्तु राइट में चली जाती है और राइट वाली वस्तु लेफ्ट में चली जाती है। ऊपर वाली वस्तु ऊपर रहता है, नीचे वाला वस्तु नीचे रहता है, ठीक है। तो ये और क्या होता है, जो दर्पण के जितना नज़दीक होता है वही बनता है। तो इसका अगर प्रतिबिंब निकाला जाए तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये माइनस प्लस 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 हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाले बॉक्स में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।